एवरीवन, आज हम क्लास 7 लेसन नंबर 8 ह्यूमन एनवायरनमेंट इंट्रैक्शंस द ट्रॉपिकल एंड द सब ट्रॉपिकल रीजन इसके बारे में पढ़ेंगे। रेणुका बहुत एक्साइटेड थी। उसके चाचा श्रीकांत लगभग 4 महीने बाद आज घर में थे। वह एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर थे तथा बहुत ट्रैवल करते थे। बहुत छोटी उम्र से ही रेणुका का इंटरेस्ट वाइल्ड लाइफ एवं फॉरेस्ट में था। जब उसके चाचा ने नेचर से रिलेटेड बुक्स से इंट्रोड्यूस कराया उसको, तो उसे वो चीज़ें बहुत अच्छी लगती थी। उसे दूर देश एवं वहाँ रहने वाले लोगों की पिक्चर्स उसे हमेशा आकर्षित करती थी अपनी तरफ। रेणुका इन पिक्चर्स में तुम वर्ल्ड के विभिन्न भागों के लोगों को देख सकती हो, उसके चाचा कह रहे हैं उससे। इनमें कुछ ड्राई डेजर्ट से हैं, कुछ बर्फीले प्रदेशों से हैं एवं कुछ गर्म नम रेन फॉरेस्ट यानी वर्षा वनों से। रेन फॉरेस्ट को वर्षा वन कहते हैं। वे मुझसे कितने डिफरेंट दिखते हैं, रेणुका ने इस बात को कहा। वे देखने में भले ही डिफरेंट लगते हैं यानी अलग लगते हैं, लेकिन उनकी बेसिक नीड्स वही हैं जो तुम्हारी हैं। मतलब उसके चाचा ने इस चीज़ को उसे बताया। ऐसे बेसिक नीड क्या होती हैं? फूड, क्लॉथ एंड शेल्टर हमारे समान ही हैं, उसी तरीके से हैं वो उनकी। श्रीकांत चाचा ने कहा इस बात को उसके ने। उनके बच्चे भी शायद तुम्हारी ही तरह खेलते हैं, कभी झगड़ते हैं, फिर समझौता कर लेते हैं आपस में, गाते हैं, नाचते हैं एवं घर के काम में अपनी फैमिली को हेल्प करते हैं। वे नेचर के पास रहते हैं और वे जीवन की शुरुआत में ही नेचर की केयर करना सीख जाते हैं। क्योंकि वो नेचर के पास रहते हैं इसलिए वो केयर करना सीख जाते हैं। वे मछली पकड़ना और फॉरेस्ट से मटेरियल कलेक्ट करना सीख जाते हैं। जब वो जंगल में जाते हैं तो वहाँ पर इन चीज़ों को भी सीख जाते हैं। अब चैप्टर 8, 9 और 10 में आप वर्ल्ड के डिफरेंट नेचुरल रीजन्स के लोगों की लाइफ के बारे में सीखेंगे। ओके, अब ये कह रहे हैं इसमें नेक्स्ट इन्होंने कहा है लाइफ इन द अमेजन बेसिन, यानी अमेजन बेसिन में जीवन। अमेजन बेसिन के बारे में जानने से पहले हम मैप 8.2 देखेंगे। ध्यान से देखेंगे कि ट्रॉपिकल रीजन जो है वो इक्वेटर के पास पाया जाता है। 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ के मध्य भाग को इक्वेटोरियल रीजन कहते हैं। अमेजन नदी इसी रीजन से होकर बहती है और यह वेस्ट में माउंटेन से निकलकर ईस्ट में अटलांटिक ओशियन में कैसे पहुंचती है, इस चीज़ को हम पैराग्राफ में देखेंगे हम कि जिस प्लेस पर कोई रिवर किसी अन्य जलराशि से मिलती है उसे हम रिवर्स माउथ कहते हैं। अमेजन रिवर में बहुत सारी सहायक नदियां मिलकर अमेजन बेसिन का निर्माण करती हैं। ओके, यह नदी बेसिन ब्राज़ील के भाग, पेरू के कुछ पार्ट्स, बोलिविया, इक्वाडोर, कोलंबिया तथा वेनेजुएला के स्मॉल पार्ट से बहती हैं। क्या आप इस बेसिन में स्थित उन कंट्रीज़ के नाम बता सकते हैं जिनसे इक्वेटर पास होता है? आप मतलब आपसे ये पूछ रहे हैं, क्या आप बता सकते हैं उसके नाम? ओके, अब ये वाला देखेंगे हम, ट्राइब्यूटरीज जो दे रखा है हमें कि इसमें क्या बता रखा है इन्होंने यहाँ पर। ये वाला जो पैराग्राफ है इसमें देखेंगे ये क्या है। ये सहायक नदियाँ हैं या छोटी नदियाँ होती हैं जो मुख्य नदी में मिलती हैं। मुख्य नदी अपनी सहायक नदियों के साथ जिस क्षेत्र के पानी को बहा कर ले जाती हैं वह उसका बेसिन अथवा जलग्रहण क्षेत्र कहा जाता है। जलग्रहण क्षेत्र यहाँ पे जहाँ पे जल को इकट्ठा किया जाता है। अमेजन बेसिन विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। ओके, अब हम इसके नेक्स्ट पेज पे आते हैं। नेक्स्ट पेज में इसमें दिया हुआ है हमें क्लाइमेट के बारे में इन्होंने बता रखा है इसमें। तो अब आप देख सकते हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि अमेजन बेसिन इक्वेटर के आसपास फैला है और पूरे साल यहाँ हॉट एंड वेट क्लाइमेट रहता है। यहाँ का मौसम दिन व रात दोनों ही समय ऑलमोस्ट इक्वल रहता है और हॉट एंड ह्यूमिड होता है और शरीर जो है इस तरह से हो जाता है कि वो चिपचिपाहट सी फील होती है। यहाँ रोज़ बारिश होती है और वो भी मतलब पता नहीं चलती, कोई वार्निंग नहीं होती कि यहाँ किसी तरह का कोई मौसम कुछ गड़बड़ होता है, ऐसा नहीं होता, लेकिन बारिश हो जाती है। और दिन का टेम्परेचर हाई होता है और ह्यूमिडिटी और भी ज़्यादा हाई होती है। रात के समय टेम्परेचर कम हो जाता है लेकिन जो ह्यूमिडिटी होती है वो उसी तरह से बनी रहती है। अब आया नेक्स्ट हमारा रेन फॉरेस्ट में इन्होंने बता रखा है हमें कि इस रीजन में ज़्यादा वर्षा की वजह से यहाँ जो फॉरेस्ट होता है वो थिक होता है, मतलब बहुत घना घना सा जंगल रहता है। फॉरेस्ट इतने मतलब घने से सघन कह सकते हैं, डेंस यानी सघन होते हैं और लीव्स और जो ब्रांचेस होती हैं वो छत सी बना लेती हैं, बहुत ज़्यादा कवर कर लेती हैं वो एरिया को, जिसके कारण सूरज की जो किरणें होती हैं वो भी पूरा भूमि तक नहीं पहुँच पाती हैं और यहाँ की भूमि प्रकाश रहित रहती है और नम भी बनी रहती है। क्योंकि जब उसके ऊपर जब भूमि के ऊपर जब सनलाइट नहीं पड़ेगी तो क्या होगा
कि जो नीचे की तरफ जो हमारी लैंड है वो अगर उसमें बारिश हो गई है तो वो सूखेगी नहीं, तो इसलिए वो नम बनी रहती है। यहाँ केवल वही वेजिटेशन ग्रो कर सकते हैं जिसमें छाया में बढ़ने की क्षमता होती है, यानी इस तरह की क्वालिटी पाई जाती है। और प्लांट पैरासाइट्स के रूप में यहाँ ऑर्किड एवं ब्रोमिलॉइड पैदा होते हैं। ओके, फिर ये नेक्स्ट कह रहे हैं कि रेन फॉरेस्ट में फोना की अधिकता होती है। टूकन, गुंजन पक्षी, रंगीन पक्षित वाली पक्षी एवं भोजन के लिए बड़ी चोंच वाले विभिन्न प्रकार के बर्ड्स जो इंडिया में पाए जाने वाले सामान्य बर्ड से भिन्न होती हैं, यहाँ पाए जाते हैं। और एनिमल्स में बंदर, स्लॉथ एवं चींटी खाने वाले टैपीर भी यहाँ पर पाए जाते हैं। और इसके बाद ये कह रहे हैं कि सांप सांप भी होता है। ओके, आप देख सकते हैं सांप, रेप्टाइल्स की विभिन्न स्पीसीज भी इन फॉरेस्ट में पाई जाती है। और क्रोकोडाइल यानी जैसे मगरमच्छ जिसको कहते हैं, सांप, अजगर, एनाकोंडा एवं बोआ, कुछ ऐसी ही जातियां जो होती हैं वो निवास करती हैं। मीट खाने वाले प्राणियां समेत फिशेस की विभिन्न स्पीसीज भी अमेजन नदी में पाई जाती हैं। इस तरह जीवों की विविधता की दृष्टि से यह बेसिन एक्स्ट्राऑर्डिनरी रूप से पूरी तरीके से समृद्ध है, मतलब कि इसमें सब चीज़ें मिलती हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है इसमें, पीपल ऑफ द रेन फॉरेस्ट, यानी वर्षा वन के निवासी। यहाँ के लोग छोटे से एरिया में फॉरेस्ट के कुछ वृक्ष को मतलब कटवाकर अपने भोजन के लिए फसल उगाते हैं। यहाँ के पुरुष शिकार करते हैं और नदी में मछली पकड़ते हैं, जबकि महिलाएं फसलों का ध्यान रखती हैं। जो फसल जो उगाई जाती हैं मेनली उनका ध्यान करती हैं। और उसके बाद ये बता रहे हैं कि जबकि महिलाएं फसलों का ध्यान रखती हैं, ये मेनली ग्रो जो करते हैं वो क्या होते हैं, वो टेपियों, अनानास और शकरकंद उगाते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद है क्योंकि मछली का शिकार इनका मिलना यहाँ पे मतलब अनसर्टेन रहता है, तो ऐसे में महिलाएं ही अपनी उगाई साग सब्जियों से अपनी फैमिली का भरण पोषण करती हैं। और वे स्लैश और बर्न एग्रीकल्चर का प्रयोग करते हैं। इनका मुख्य आहार जो होता है वो क्या होता है, वो मैनियोक है जिसे कसावा भी कहते हैं, तथा ये आलू की तरह जमीन के अंदर पैदा होता है। और ये चींटियों की रानी एवं एवं एग सेक्स भी खाते हैं। कॉफ़ी और मक्का एवं कोको जैसी नकदी फसलें भी यहाँ पे उगाई जाती हैं। नकदी फसलें किसे कहते हैं, कैश क्रॉप्स जो होती हैं उन्हें कहते हैं नकदी फसलें। इसके बाद ये कह रहे हैं कि रेन फॉरेस्ट ज़्यादा क्वांटिटी में घरों के लिए लकड़ी प्रोवाइड करते हैं। मतलब कि जो रेन फॉरेस्ट हैं, जो हमारे जो ये वर्षा वन है, यहाँ से घरों के लिए लकड़ियाँ आती हैं जो मतलब जलाने के भी काम आती हैं। कुछ फैमिली मधुमक्खी के छत्ते के आकार वाले छप्पर के घरों में रहते हैं, जबकि कुछ लोग मलोका कहे जाने वाले बड़े अपार्टमेंट जैसे घरों में रहते हैं, जिनकी रूफ जो होती है, जो छत जो होती है, वो स्लीपी स्लैंटिंग होती है। अमेजन बेसिन के लोगों की लाइफ धीरे धीरे चेंज हो रही है। पुराने समय में फॉरेस्ट के अंदर पहुंचने के लिए नदी मार्ग ही एकमात्र उपाय था, और 1970 में ट्रांस अमेजन हाईवे बनने से रेन फॉरेस्ट के सभी भागों तक पहुंचना अब मतलब कि एक तरह से पॉसिबल हो गया है। उनके स्थानों तक पहुंचने के लिए एरोप्लेन तथा हेलीकॉप्टर का उपयोग होने लगा है इस तरीके से उनके पास तक जाने के लिए। ओके, इसके बाद ये कह रहे हैं कि इस प्रक्रिया के फलस्वरूप वहाँ की मूल आबादी को उस एरिया से बाहर निकलकर नए एरिया में बसना पड़ा, जहाँ वे अपने पुराने तरीके से खेती करते रहे हैं। डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ के कारण बायोलॉजिकल डाइवर्स वाले रेन फॉरेस्ट धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होते जा रहे हैं। ऐसा अनुमान है कि प्रतिवर्ष अमेजन बेसिन के रेन फॉरेस्ट का लार्ज एरिया जो है वो ख़त्म होता जा रहा है। आप देख सकते हैं कि रेन फॉरेस्ट के लुप्त होने से जो ज़्यादा प्रभाव होता है वो वर्षा के कारण मिट्टी की टॉप साइल बह जाती है एवं लशेस फॉरेस्ट बंजर भूमि में बदल जाते हैं। मतलब बंजर भूमि जहाँ पर कि कुछ भी पैदा नहीं होती उसे बंजर भूमि कहा जाता है। अब इसके बाद आया हमारा नेक्स्ट टॉपिक में कह रहे हैं ये लाइफ इन द गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन, यानी कि इसका मतलब हो गया कि ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन। तो इसमें कह रहे हैं गंगा तथा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ यानी ट्रिब्यूटरीज रिवर मिलकर इंडियन सबकंटिनेंट में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती हैं। यह बेसिन लाइज सब ट्रॉपिकल रीजन में 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के मध्य स्थित है।
घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी जैसी गंगा की सहायक नदियाँ एवं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ इसमें बहती हैं। एटलस की हेल्प से ब्रह्मपुत्र की कुछ सहायक नदियों के नाम ढूंढें। आप एटलस की सहायता से ढूंढेंगे ब्रह्मपुत्र की कुछ जो उसकी सहायक। इसमें है कि रोहू, कतला एवं हिल्सा मछलियों की सबसे लोकप्रिय वैरायटी है। मछली एवं चावल इस एरिया में रहने वाले लोगों की मुख्य डाइट होती है, मतलब मुख्य उनका खाना होता है। अब हम नेक्स्ट पैरा में देखेंगे। इसमें नेक्स्ट में दिया हुआ है, नीचे देखिए, इसमें दिया है कि गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में कई बड़े शहर एवं कस्बे स्थित हैं। इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना एवं कोलकाता जैसे 10 लाख से अधिक पॉपुलेशन वाले शहर गंगा नदी के तट पर स्थित हैं। इन शहरों तथा यहाँ स्थित इंडस्ट्रीज का गंदा पानी बहकर नदी में जाता है और जिससे नदी क्या हो जाती है, वो पॉल्यूटेड हो जाती है। बेसिन में ट्रांसपोर्ट का सुविकसित तंत्र उपस्थित है, मतलब डेवलप्ड कर दिया गया उसको। आप देख सकते हैं कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में ट्रांसपोर्ट के 4 मार्ग को डेवलप्ड किया गया है। मैदानी एरिया के लोग सड़क मार्ग एवं रेल मार्ग द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं और नदी के तटीय जो क्षेत्रों में रहते हैं लोग बाग, यानी वाटरवेज जो ट्रांसपोर्ट होता है वो इफेक्टिव मीन्स है उनका। कोलकाता हुगली नदी पर स्थित है, एक इम्पोर्टेंट पोर्ट है वो। प्लेन एरिया जो होता है में कई बड़े एयरपोर्ट भी स्थित है वहाँ पर, जो प्लेन एरिया है। टूरिज्म जो होती है इस जगह पर, इस बेसिन की एक इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है। आगरा में यमुना के किनारे स्थित ताजमहल, इलाहाबाद में गंगा एवं यमुना नदी का संगम, उत्तर प्रदेश एवं बिहार में बौद्ध स्तूप, लखनऊ का इमामबाड़ा, असम का कांजीरंगा एवं मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज तथा अरुणाचल प्रदेश को विशिष्ट जनजातीय संस्कृति जैसे कई दर्शनीय स्थल हैं। ये सारी चीज़ें अब इसमें बता दी गई हैं आपकी। तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर अब कंप्लीट होता है। थैंक यू।